अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी से जस्ट पहले पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमने कहा था अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार की हमने संख्याएं देखी थी। एक होती थी परिमेय संख्या और दूसरी होती थी कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम किस प्रकार से पहचानते थे? अच्छा, सबसे पहले इनकी चलिए एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वह होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब इनको पहचानते किस तरीके से हैं? तो देखिए, आपकी जो परिमेय संख्या है ना, उनमें काफी तरीके की संख्याएं आएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या है, वह भी आपकी परिमेय संख्या होती है। कोई पूर्ण संख्या है, वह भी परिमेय संख्या होती है। या फिर कोई आपका पूर्णांक है। तो ये तीनों आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके अलावा आपकी कोई भी भिन्न हो, वह भी आपकी परिमेय संख्या होती है। उसके अलावा ज्यादातर जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, सभी नहीं, ज्यादातर जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ज्यादातर दशमलव का क्या मतलब है? जिस इसमें मेरा मतलब है शांत दशमलव और अशांत आवर्ती। ये आप पढ़ चुके हैं। शांत और अशांत क्या संख्याएं होती हैं, किस प्रकार से इन्हें हम देखते हैं। तो शांत और अशांत आवर्ती जो दशमलव की संख्याएं होती हैं वह आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा यदि आपके अंडर रूट में, यदि आपके वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है तो वह भी आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, किस प्रकार से पहचानते हैं? यदि आपके अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं लिखा है, अंडर रूट के अंदर या फिर वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं लिखा है तो वह आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए अंडर रूट 8 है, तो 8 क्या किसी भी संख्या का वर्ग है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यह हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसके अलावा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। अच्छा, मैं एक बार इनके बारे में भी बता दूंगा बाद में कि शांत अशांत क्या होती हैं। अभी आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जो होती हैं वह भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपरिमेय संख्याओं को पहचान सकते हैं। बेटा, यदि किसी भी स्टूडेंट का कहीं पर कुछ भी डाउट आए तो आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा। ठीक है, तो यह तो हो गई हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर हमने यह भी कहा था कि 10th क्लास तक हमारी जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, इनमें से कोई भी प्रकार की संख्या हो वह सारी ही कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। वह सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। फिर हमने देखा था कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि वास्तविक संख्याओं के मुख्यतः दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। अच्छा, दशमलव प्रसार के प्रकार देखने से पहले, दशमलव प्रसार क्या होता है? किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 5/2 है, तो इसे यदि मैं दशमलव के रूप में लिखना चाहूं तो 5 में 2 का भाग दूंगा। 5 में जब 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 2.5। तो यह इसका क्या होगा? दशमलव रूप होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः हमने देखा था 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत और एक होते हैं अशांत। ठीक है, फिर हमने देखा था कि शांत दशमलव प्रसार कौन से होते हैं? जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, या फिर जिसमें दशमलव के बाद जो अंक हैं
वो रुक जाएं, शांत हो जाएं, उन्हें शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए 2.5 है, इसमें दशमलव के बाद अंक कितने हैं? केवल एक अंक है 5। हम आसानी से गिनती कर पा रहे हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, इसलिए यह हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब इसके विपरीत अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं? तो जिन दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है या फिर अंक शांत नहीं होते हैं, आगे चलते रहते हैं, उन्हें हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2.5372593 बिंदु बिंदु बिंदु, इस प्रकार की यदि कोई संख्या है तो आप देख सकते हैं इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है, अंक आगे चलते चले जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, अब हमने अशांत दशमलव प्रसार में भी दो केस देखे थे, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो देखिए अशांत आवर्ती क्या होता है? हो सकता है दशमलव के बाद मान लीजिए यदि आपके अंक हैं वह बार बार रिपीट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और यदि आपके दशमलव के बाद अंक जो हैं वह रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। तो ये आपका पहला वाला एग्जाम्पल जो है वह किसका होगा? वह आपका होगा अशांत अनावर्ती, क्योंकि अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं दशमलव के बाद। और यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो दशमलव के बाद जो 5 3 है यानी कि 53 है, वह बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज और देखी थी अशांत आवर्ती में, क्या देखा था? कि जो भी अंक रिपीट होता है उसके ऊपर हम इस तरीके की लाइन बना देते हैं जिसे कि हम बार कहते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2.53 और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? इस तरीके से बार लगा दिया। तो हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि यदि आपको कोई परिमेय संख्या, अच्छा उससे भी पहले एक चीज और आती है इंपॉर्टेंट, कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, देखिए जो वास्तविक संख्या अभी हमने देखी, वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं? या तो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही तो हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, शांत और अशांत। ठीक है, तो हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में यदि मैं देखूं शांत और अशांत को, तो किस किस प्रकार से होगा। तो देखिए जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं ना, उनका दशमलव प्रसार जो होगा वह या तो शांत होगा या फिर क्या होगा? अशांत आवर्ती। या तो शांत होगा या होगा अशांत आवर्ती। और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार हमेशा होगा अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें दोनों ही तरीके से सही है। यदि आपकी संख्या परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, या फिर हमसे कोई कहता है कि यदि कोई दशमलव प्रसार है, शांत है तो भी वह परिमेय संख्या होगी, अशांत आवर्ती है तब भी वह आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से ठीक है, चाहे तो आप ऐसे ऐसे चले जाइए और चाहे आप वापस से उल्टे आ जाइए, दोनों तरीके से यह ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो यदि कोई संख्या अपरिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, और यदि कोई दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दिया गया है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, दोनों ही तरीके से यह भी ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं को शांत या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में किस प्रकार से बदला जाता है, और यदि हमें शांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिया गया है तो उसे हम वापस से परिमेय संख्या में किस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं।
मान लीजिए मुझे संख्या दी गई है परिमेय संख्या 5/3, ठीक है। तो मैं कैसे इसका दशमलव प्रसार में बदलूंगा, 5 में 3 का भाग दूंगा। तो 5 में यदि मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 एकम 3, 5 माइनस 3 2। अब 2 का भाग 3 में नहीं दे सकते तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। 3 छिकी 18, 20 माइनस 18, 2 बचे, फिर से 0 लगाई, 3 छिकी 18, 20 माइनस 18, फिर से 2 बचे, 0 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इसी तरीके से यह बार बार चलता जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, हमें जो परिमेय संख्या दी गई थी उसे हमने पहले दशमलव संख्या में बदल कर देखा कि किस प्रकार के दशमलव प्रसार आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है, बार बार 6 आ रहा है। तो इसका मतलब यह अशांत दशमलव प्रसार है। और अशांत में भी किस प्रकार का है, आवर्ती प्रकार का है। और आवर्ती आना ही था क्योंकि यह परिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो यह शांत नहीं है, तो यह अशांत आवर्ती ही आना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं से शांत या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार को निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने पिछली क्लास तक डिस्कस कर ली थी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? y और n लिखकर बताइए। हाँ जी, विजेंद्र सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? किसी भी स्टूडेंट का यदि कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। जल्दी से y और n लिखकर बताइए, क्या आपको समझ में आया? अच्छा, समझ में वैसे हमने पिछली क्लास तक काफी डिटेल में पढ़ा था, अभी जस्ट आपको रिकॉल कराया गया है, रिवाइज कराया गया है। यदि आपको अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को इसका मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से यही बोलूंगा एक बार कि जब भी आप आज क्लास आपकी खत्म हो जाएगी 6:30 बजे, उसके बाद है ना, आप एक बारी पुरानी वाली चीजों को रिवाइज करना। एक बारी चीजों को आपको रिवाइज करना है, जिससे कि क्योंकि काफी समय हो गया है इस चैप्टर को पढ़े हुए, ठीक है। बीच में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी की थी, उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षाओं की छुट्टी आ गई थी, तो थोड़ा सा गैप लग गया है। तो हो सकता है आप काफी सारे कॉन्सेप्ट को भूल गए हों, तो इसलिए आप उनको एक बार रिवाइज करना, जिससे कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सकें, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। कि आखिर वास्तविक संख्याओं पर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से संक्रियाएं होंगी। तो देखिए, संक्रियाएं हम जानते हैं कौन कौन सी पढ़ते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो ये चारों प्रकार की संक्रियाएं हम एक एक करके वास्तविक संख्याओं पर पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्या भी हो सकती है, जैसा कि बताया गया था, और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन्हें कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा आपका परिमेय संख्या में मान लीजिए 2+3 दिया गया है, तो 2+3 क्या होगा, 5 होगा। यह तो थी आपकी, देखिए, दो भी क्या है, एक पूर्णांक है, तीन भी एक पूर्णांक है। यानी कि ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को हमने नॉर्मली जोड़ दिया है। अभी मान लीजिए आती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं, √2 प्लस √3। तो देखिए, अपरिमेय संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं की तरह नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोबारा से सुनेंगे, अपरिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं की तरह नॉर्मल जोड़ नहीं होता है। यानी कि √2 प्लस √3, इसको ऐसा नहीं है कि आप √5 लिख दें, यह गलत होगा, ठीक है। तो √2 और √3 √5 नहीं होता है। उसी प्रकार से 3 - 2 आपका 1 होता है, लेकिन यदि यहाँ पर √3 - √2 दिया जाए
तो आपका अंडर रूट 1 नहीं होगा। अच्छा, इस तरीके से मैं बराबर के चिन्ह को एक लाइन करके इस तरीके से काटता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इस चिन्ह का मतलब है बराबर और इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है सीखने की? कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव नॉर्मल परिमेय संख्याओं के जैसे नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे नहीं होता है तो किस प्रकार से होता है, यह हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको जोड़ और घटाव जो होगा अपरिमेय संख्याओं में, वह समान अपरिमेय संख्याओं में होगा। समान प्रकार की अपरिमेय संख्याओं में होगा। अब समान प्रकार की अपरिमेय संख्याओं से क्या मतलब है? तो देखिए, एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 2 दिया है, अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 7। तो इसमें हम देखते हैं कि समान अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो आप देखिए अपरिमेय वाला पार्ट देखिए, अपरिमेय वाला पार्ट कौन सा है, यानी कि जो कि अंडर रूट में लिखा गया है। यहाँ पर अंडर रूट 2 है अपरिमेय वाला पार्ट। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 3 तो परिमेय है, अंडर रूट 2 अपरिमेय है। तो इसमें हम इस अंडर रूट 2 को देखेंगे। तो यदि आपका अपरिमेय वाला पार्ट समान है तो वह आपकी समान अपरिमेय संख्याएं होंगी। यदि आपका अपरिमेय वाला पार्ट असमान है या फिर अलग अलग है तो आपकी वह संख्याएं समान अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। देखिए, उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 है। तो क्या यह दोनों समान अपरिमेय संख्याएं होंगी? बिल्कुल, क्योंकि दोनों में ही अंडर रूट 2 आ रहा है। तो इनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, डिपेंड करेगा इनके चिन्ह पर। ठीक है, इसके बाद हम बाकी की संख्याओं को देखते हैं। देखिए, इसमें अंडर रूट 5 है तो यह समान अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या है? अंडर रूट 7 है तो यह भी समान अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो यदि आपसे पूछा जाए समान अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, तो अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 ये दोनों समान अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की समान अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। असमान अपरिमेय संख्याओं को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि आखिर समान अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए, मान लीजिए अंडर रूट 2 है प्लस 3 अंडर रूट 2 है। तो देखिए, इसे ऐसे समझिए, इसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप डायरेक्ट समझ जाइए, एक है कि आप इसे कॉमन लेकर भी समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कॉमन लेकर समझते हैं। अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, तो मैं क्या करता हूं? मैंने अंडर रूट 2 इन दोनों में से कॉमन लिया। एक संख्या यह है हमारे पास, एक यह है पूरी। ठीक है, तो मैंने दोनों में से अंडर रूट 2 को कॉमन लिया है। अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस, यहाँ पे मैंने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है? 3। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3। तो क्या आया? अंडर रूट 2 गुणा 3 प्लस 1 क्या हो गया है? 4। तो यह आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2। तो आपका किस तरीके से जुड़ गया है? 4 अंडर रूट 2 सही उत्तर आ गया है। आप इस तरीके से कॉमन लेकर समान अपरिमेय संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चे कॉमन लेकर ना करें तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे समझिए, 1 अंडर रूट 2 यहाँ पर है और 3 अंडर रूट 2 यहाँ पर है। 1 अंडर रूट 2 यहाँ पर है, 3 अंडर रूट 2 यहाँ पर है। 1 और 3 कितने हो जाएंगे? टोटल 4 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। ए, एक कहां से आया? एक बेटा देखिए, इस अंडर रूट 2 को, अच्छा इसे मैं देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं। ऊपर अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, तो मैंने अंडर रूट 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। तो 1 प्लस, यहाँ पर अंडर रूट 2 को बाहर लिया तो क्या बचा? 3 बचा। तो यह हो गया अंडर रूट 2 गुणा 4, यह आ गया आपका 4 अंडर रूट 2।
ठीक है, 4√2 आ गया है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हम कॉमन कैसे लेते हैं, √2 प्लस 3 √2 है, मैंने √2 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या लिखूंगा मैं, पहली वाली संख्या का √2 का √2 से भाग करें, तो √2 बटा √2 किया तो क्या आएगा, √2 से √2 गया, एक बचा, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस, फिर 3 √2 में से मैंने √2 को कॉमन लिया, तो 3 √2 बटा √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3 बचा, तो यह लिखा हमने 3। ठीक है, तो कि कभी भी आपको कॉमन लेने में कोई भी परेशानी आए, आप हमेशा इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ जिस भी बच्चे का डाउट था? शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आप समान अपरिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं, या फिर इसी तरीके से आप घटा भी सकते हैं, या तो कॉमन लेकर कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना हो, मैं यहाँ इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना हो कि क्या उत्तर आएगा, तो कैसे लिखेंगे, √2 प्लस 3 √2, हमने यह देख लिया कि यह दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं, तो और दोनों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों प्लस के चिन्ह हैं, यानी कि दोनों का जोड़ होगा, तो √2 प्लस 3 √2 कितना आ गया, 4 √2, तो 4 √2 प्लस, यहाँ पर क्या है 2 √5, तो 2 √5 प्लस, यहाँ पर क्या है 3 √7, तो यह हो गया आपका 3 √7। अब हम देखते हैं क्या कोई और अपरिमेय संख्या है जो कि समान है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √7 है, तो यहाँ पर कोई भी समान अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हम इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि समान अपरिमेय संख्या नहीं है और असमान है, और असमान को हम जोड़ और घटा नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, अब हो सकता है कुछ बच्चे बोलें कि सर इसमें से 2 कॉमन आ सकता है। देखिए इसको हम आगे यदि वैसे सॉल्व आगे नहीं होगा, जोड़ और घटाव नहीं होंगे, लेकिन हम यदि और कॉमन लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, 4 √2 है, इसको मैं क्या लिखता हूं, 4 × √2 प्लस 2 × √5 है, तो 2 × √5 प्लस 3 √7, इसको ही लिखने का तरीका है, यह जो पूरा लिखा हुआ है ना, हो सकता है आपको इस तरीके से ना लिख के इसे ऐसे लिख दिया जाए जैसे कि हम अभी निकाल रहे हैं। तो मैं इन दोनों टर्म में देखता हूं, इन दोनों में, कि इन दोनों में ही यह 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, और 2 इस 4 के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, पहली वाली टर्म में 2 √2 बचेगा, क्यों, क्योंकि 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 √2, तो इसे मैंने लिख दिया 2 √2 प्लस 2 × √5 है, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, √5, तो मैंने केवल इन्हीं दोनों टर्म में से कॉमन लिया है, तो मैं ब्रैकेट को यहीं बंद कर दूंगा, प्लस 3 √7 की जगह 3 √7 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है आपको जो यह वाली संख्या है पूरी, यह जो है इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाए। ठीक है, तो आपको दोनों ही तरीके से समझ में आना चाहिए। हाँ, यदि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहीं तक लिख के आते हैं, तो भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वह उत्तर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया कि समान अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? y और n लिखकर बताइए, यदि समझ में आया ईमानदारी से तो y लिखेंगे, नहीं आया, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। केवल आपको समान अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या समझ में आया या नहीं आया।
ओके, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा, सभी बच्चों को कमेंट करना है। ईमानदारी से बताइए, यदि समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से हम और समझते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, √3 प्लस 2√5 प्लस √5 प्लस 3√3 प्लस √7। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी को पहले सॉल्व करते हैं यहां तक। तो यह हमें दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इसे सॉल्व कीजिए। तो हमें देखना है कि हम किस किस को जोड़ सकते हैं और किस किस को नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमने सबसे पहले संख्याओं को देखा। इसमें कुछ कुछ परिमेय संख्या हैं, जैसे 2 भी है, 3 भी है, और बाकी अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि हमें वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम समान अपरिमेय संख्याओं वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, √3। हम देखेंगे क्या और भी कहीं √3 है क्या, बिल्कुल। यहाँ पर जो है वह √3 दिया गया है, तो मैंने क्या किया, √3 यह वाला लिखा, प्लस 3√3 यह वाला लिखा। तो क्या लिखा, √3 प्लस 3√3। उसके बाद क्या करेंगे, 2√5 है, देखेंगे क्या और भी कहीं √5 है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√5 प्लस √5। ठीक है, तो ये चारों हो गए। उसके बाद क्या बचा, केवल एक बचा है √7, तो इसको हमने लिखा प्लस का √7। चलिए, अब हमने समान अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिख दिया है। अब हम उन्हें उन पर संक्रिया देखते हैं, यानी कि जोड़ते घटाते हैं, जैसा भी होगा उनके चिन्ह पर डिपेंड करेगा। तो √3 प्लस 3√3, √3 प्लस 3√3। चलिए आप सभी कमेंट में बताइए, √3 प्लस 3√3 क्या आएगा। अच्छा, आप यदि √3 को टाइप नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका उत्तर आता है 6√3, तो आप कैसे लिखेंगे, 6√3, 6R3, इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, √3 प्लस 3√3 क्या आएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, √3 प्लस 3√3। बहुत ही आसान है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, √3 प्लस 3√3 क्या आएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और ईमानदारी से कमेंट करना है, जो भी आपका आंसर आए वही कमेंट करना है। ठीक है, कोई भी किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। जल्दी से बताइए। देखिए, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा आंसर, जो भी आपका उत्तर आता है केवल आप वही लिखेंगे ईमानदारी से। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, √3 प्लस 3√3। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
हमने देखा समान अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है। तो अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते और घटाते हैं? मान लीजिए, या तो यदि कोई बच्चा अच्छा कॉमन लेकर सॉल्व करना चाहता है, तो मैं दोनों में से क्या करता हूँ, अंडर रूट 3 को कॉमन लेता हूँ। अंडर रूट 3 पहली वाली संख्या में से अंडर रूट 3 पूरा कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट 3 में जब हम अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो यह 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस 3 अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 जो कॉमन लिया है उससे यदि हम भाग करें तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गया, क्या बचेगा, 3, तो 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा 1 प्लस 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 प्लस 3 रूट 3 क्या हो गया है आपका 4 रूट 3। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 अंडर रूट 3 यह रहा और 3 अंडर रूट 3 यह रहे, तो एक में यदि 3 को जोड़ेंगे तो कितने अंडर रूट 3 आ जाएंगे, 4 अंडर रूट 3 आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 अंडर रूट 3। ठीक है, अब उसके बाद बताइए, चलिए 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, इसका क्या उत्तर आएगा, 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, इसका क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके सभी बच्चे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। सभी बच्चों को कमेंट करना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। शिल्पा, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, आप बताइए क्या उत्तर आएगा इसका, 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, इसका क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बताइए। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए सॉल्व। चलिए, ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं ठीक है वो करते रहें। ठीक है, और जो सॉल्व नहीं कर पाए हैं वो इधर देखेंगे। 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, देखिए या तो आप इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 5 यहाँ पर है और उसमें 1 अंडर रूट 5 और जोड़ रहे हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 5, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई और अपरिमेय संख्या ऐसी है जो कि समान है। यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ पर अंडर रूट 7 है, तो और कोई भी ऐसी अपरिमेय संख्याएं नहीं है जो कि समान हो। इसका मतलब क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि बाकी की बची हुई सभी संख्याएं असमान अपरिमेय संख्याएं हैं। तो असमान अपरिमेय संख्याओं का हम जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगी हमारा उत्तर। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि आखिर इनको घटाते कैसे हैं, समान परिमेय संख्याओं को।
मान लीजिए 3√5 है, उसमें से हमें 2√5 को घटाना है। तो फिर से देखिए तरीका बिल्कुल वही है, जैसा हमने जोड़ किया था वैसे ही घटाव भी करेंगे। कैसे करेंगे? इसके भी दो ही तरीके हैं, या तो आप कॉमन लेके कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं कॉमन लेकर करता हूं पहले। 3√5 माइनस 2√5, √5 को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? √5 को यदि कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि √5 तो कॉमन आ गया, तो इधर लिखा 3 माइनस, यहाँ पर यदि कॉमन लिया √5 को तो क्या बचेगा? 2। तो √5 गुणा 3 माइनस 2 क्या बचा? 1। तो 1 गुणा √5 क्या हो जाएगा? √5। तो √5 हमारा उत्तर आ गया। यदि कोई बच्चा डायरेक्ट सॉल्व करना चाहता है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है। कैसे? यहाँ पर कितने हैं? 3√5 है। 3√5 में से यदि 2√5 को घटा दें, 3 में से 2 को घटा दें तो कितने √5 बचेंगे? 1 बचेगा, 1√5। ठीक है, 3√5 है, उसमें से हमने 2√5 को घटा दिया, यानी कि 3 में से 2 को घटा दिया तो कितना बचा? 1 बचा। और किसको घटा रहे हैं? √5 को, तो क्या बचेगा? 1√5। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और आप कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही अच्छा सा। मान लीजिए हमें दिया गया है √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 माइनस 2√5 प्लस √5 प्लस √7 माइनस √3 माइनस √5 माइनस 2√7 प्लस √10, या फिर इसको प्लस √10 की जगह लिख लेते हैं √11। ठीक है, यह हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए डरना नहीं है, आपकी स्टेप्स जो रहेंगी जोड़ और घटाव करने की वह बहुत ही सिंपल है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सभी बच्चों की नजर केवल अपनी स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और यदि कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? समान अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। तो समान कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखते हैं √3। तो √3 क्या किसी और में भी है क्या? बिल्कुल, 2√3 इसमें भी है। इसके अलावा किसी और में है क्या? बिल्कुल, 5√3 इसमें भी है। इसके अलावा किसी और में है क्या? बिल्कुल, माइनस का √3 है, इसमें भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनको सबको एक जगह लिख लेता हूं। √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 माइनस का √3। तो समान अपरिमेय संख्याओं को मैंने एक साथ लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आता है? √5। तो माइनस का 2√5 है, क्या √5 किसी और संख्या में है? इसके समान कोई और अपरिमेय संख्या है? तो एक तो यह हो गई √5, तो इसको भी मैंने लिख लिया प्लस √5। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है माइनस का √5, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर माइनस का √5। ठीक है, उसके अलावा देखिए आगे चलते हैं तो क्या आता है? प्लस का √7। तो प्लस के √7 क्या कोई और भी है क्या √7 के समान है परिमेय संख्या? एक तो यह हो गई, इसके अलावा देखिए एक यह रही, तो यहाँ पे इसको लिख लिया माइनस का 2√7। सारी संख्याएं कवर हो गई हैं, केवल एक बची है प्लस का √11, इसको हमने लास्ट में लिख दिया प्लस का √11। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए समान को पहले हम एक साथ सॉल्व करेंगे। समान अपरिमेय संख्याएं हैं यह, इनमें मैं क्या करता हूं? √3 कॉमन लेता हूं, क्योंकि सभी समान अपरिमेय संख्याएं हैं, तो मैंने अपरिमेय वाला पार्ट जो है वह कॉमन ले लिया बाहर। अब देखिए अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? √3 था, पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? प्लस का 2। यहाँ पर क्या बचेगा? √3 बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस का 5। यहाँ पर क्या बचेगा? √3 कॉमन ले लिया पूरा तो माइनस का 1। क्यों? क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का लगाया और 1 का 1। ठीक है, उसके बाद देखिए √3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि यह सभी प्लस की संख्या थी तो आपस में जुड़ गई 8।
8 माइनस क्या होगा 1, 8 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा √3 गुणा 8 माइनस 1 क्या हो गया है 7, तो यह आ जाएगा आपका 7√3, क्या हो जाएगा 7√3। तो इस पूरे 4 टर्म्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इनकी जगह पे मैं लिख दूंगा 7√3, क्योंकि इन चारों को सॉल्व करने के बाद क्या आया 7√3 आया। ठीक है, अब चलिए, अब आप इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ये जो समान अपरिमेय संख्या वाली है ना, इनकी जगह पे आपको बताना है क्या आएगा, -2√5 +√5 -√5। तो इनको आप सॉल्व करके बताइए इनकी जगह पे क्या आएगा, कमेंट में आपको लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आपको कमेंट में जवाब देना है इनकी जगह पर क्या आएगा। सभी बच्चों को ट्राई करना है बेटा, जब तक देखिए आप कोशिश नहीं करेंगे खुद से आपके समझ में नहीं आएगा, तो खुद से कोशिश करना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे सॉल्व करें, -2√5 +√5 -√5, इनकी जगह पे क्या आएगा, इनको सॉल्व करें तो क्या उत्तर आएगा। ओके, अच्छा देखिए आपको एक चीज और बताता हूं, कभी भी है ना, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं आती है, अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं आती है। तो जैसे भी एक बच्चे ने लिखा है ना 5√-2, ऐसे नहीं लिखते हैं, यह गलत है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -5√2, इस तरीके से लिखते हैं। कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या को नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है, देखिए चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें, यहाँ पर 2√5 किसका है माइनस का, √5 किसका है प्लस का, और माइनस ये फिर से √5 किसका है माइनस का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। तो देखिए इसमें भी मैं क्या करता हूँ, नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस का 2√5 है, प्लस √5 है, और माइनस का √5 है। तो मैं √5 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा -का 2, यहाँ पर क्या बचेगा +का 1, यहाँ पर क्या बचेगा -का 1। ठीक है, तो प्लस के 1 में से -का 1 गया तो 0 बचा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर केवल -का 2। तो क्या आ जाएगा √5 गुणा -का 2, क्या हो जाएगा -का 2√5। तो आपका क्या आ जाएगा -का 2√5। ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चा देखता है क्वेश्चन को ध्यान से, तो आप देखिए इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस का √5 यहाँ है, माइनस का √5 यहाँ है, तो प्लस के √5 से माइनस का √5 कैंसिल हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट -2√5। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, +√7 -2√7। तो +√7 में से 2√7 को घटाते हैं, √7 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2। 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो -का 1 मिलेगा, और √7 गुणा -का 1 क्या हो जाएगा -का √7, या आप इसे लिख सकते हैं -का 1 √7। तो मैं क्या लिख रहा हूँ -का √7। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद क्या बचा है, प्लस का √11,
तो यह हो गया प्लस का √11। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके बाद कोई भी हमारी समान अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा, यह हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप परिमेय या फिर परिमेय संख्या कोई भी हो उनका जोड़ और घटाव कर सकते हैं, या फिर कहें वास्तविक संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ईमानदारी से बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आया? y और n लिखकर बताइए ईमानदारी से। ठीक है, ठीक है, चलिए यदि आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन है, 2√7 प्लस 9√3 और √7 माइनस 3√3, इनको आपको जोड़ना है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, बाकी यह क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, यह वाला मैं करा देता हूं, उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या दिया गया है, एक पूरी संख्या यह दी गई है और उसके अलावा एक संख्या यह दी गई है, इन्हें हमें जोड़ना है। तो इन्हें लिखते कैसे हैं, 2√7 प्लस 9√3, इसको हमें जोड़ना है किसमें, √7 माइनस 3√3। तो जो भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें पूरा आप ब्रैकेट में लिखेंगे, उन्हें आप कोष्टक में लिखें, यह ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इस कोष्टक के बाहर चिन्ह प्लस का है, यानी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो यह नॉर्मल ही ओपन होगा, 2√7 प्लस 9√3 एज इट इज ओपन हो गया। इसके बाहर भी चिन्ह प्लस का है, तो आप इसे भी नॉर्मल ही ओपन करेंगे। ठीक है, यह भी आपका नॉर्मल ओपन हो गया है। अब क्या करेंगे, समान अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखें। तो आप देखेंगे यह दोनों आपस में समान अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि दोनों में ही √7 है, और ये दोनों आपकी समान है क्योंकि इनमें दोनों में √3 है। तो चलिए इन्हें एक साथ लिखते हैं, 2√7 प्लस √7। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9√3 माइनस का 3√3। चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें, जो चिन्ह जिस संख्या के साथ है वही चिन्ह रहना चाहिए। उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखिए 2√7 प्लस √7, तो इसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, 2√7 प्लस √7, √7 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो √7 गुणा 2 प्लस 1 3, क्या आ गया 3√7। तो यहाँ पे लिखा 3√7 प्लस 9√3 माइनस 3√3, यहाँ पे √3 को कॉमन लिया, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 9 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो √3 गुणा 9 माइनस 3 6, तो क्या हो गया 6√3, तो यह हो गया है आपका 6√3। अब देखिए कोई भी इसमें समान अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √3 है, तो यह भी आपका आंसर हो सकता है। या फिर अगर कोई बच्चा एक स्टेप और लिखना चाहता है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों में से 3 को और कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा √7 प्लस इस 6 में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2, क्योंकि 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2√3। तो उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो यह क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 2, यह आपके होमवर्क में है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, यह आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे परसों की क्लास में, तो इसे आप सॉल्व करके आएंगे सभी बच्चे। ठीक है,
चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी सेम टाइम पे 5:30 बजे। ठीक है, रिवाइज जरूर करके आनी है क्लास। कल सुबह रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, रिवाइज जरूर करके आना है और पिछले कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने हैं। चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय एवरीवन।